महंगाई। इन्फ्लेशन को कहा जाता है सर, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। वो महंगाई जो सरकार कानून लाए बिना जनता पे थोप देती है सर। आज भारत की महंगाई इस वित्तीय वर्ष में 30 सालों में सर्वाधिक थी सर, 30 ईयर हाई पे, जहां भारत की थोक महंगाई 12 से 15% के आसपास घूम रही है और खुदरा महंगाई 6 से 8% के आसपास घूम रही है। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत है। और सर आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था, वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। यानी कि 20,000 की आमदनी, 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है। सर इसके दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सब के भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। मैं बताना चाहूंगा सर कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। भारत की पर कैपिटा इनकम वित्तीय वर्ष 2021 में सर 9,160 रुपए से गिर गई, यानी कि हर व्यक्ति की औसतन कमाई 9,160 रुपए गिराने का काम किया। यानी कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। तीसरी बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी हुई है वो है आर्थिक सुधार का झांसा, द होक्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में भारत की आर्थिक विकास दर 13.5% थी। दूसरा क्वार्टर आते आते, जिसे फेस्टिवल क्वार्टर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जिसमें खपत भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, मांग भी बढ़ती है, उस क्वार्टर में आर्थिक विकास दर 13.5% क्वार्टर 1 के मुकाबले गिरकर 6.3% पे आ गई सर, यानी कि आधी हो गई। और अगर आप पिछले साल के क्वार्टर सेकंड से दूसरी तिमाही से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2021 में 8.4% दूसरी तिमाही की ग्रोथ थी और इस बार इस क्वार्टर में जो अभी समाप्त हुआ 6.3% है। यानी कि भारत की आर्थिक विकास दर घटती जा रही है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जब वित्त मंत्री जी फरवरी में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रेजेंट करेंगी तब भारत की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर 5% से भी नीचे होगी, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट टाइम सर। यह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की हालत है। और यह वर्ष तो जो बीत गया, इस वर्ष तो आपने आर्थिक जो विकास दर था उसकी ऐसी तैसी कर दी। अगले साल के आर्थिक विकास दर के आंकड़े सुनिए। सरकार चाहती है हम 8% पे आगे बढ़ें। वर्ल्ड बैंक कहता है वित्तीय वर्ष 23-24 में हम मात्र 6% पे ग्रो करेंगे। क्रिसिल कहता है हम 6% पे ग्रो करेंगे। ओईसीडी कहता है हम 5.7% पे ग्रो करेंगे। गोल्डमैन सैक्स कहता है हम 5.3% पे ग्रो करेंगे और आईएमएफ कहता है हम 5.1% पे ग्रो करेंगे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊपर जाने की बजाय हमारी व्यवस्था नीचे आ रही है। और एक बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द डेट क्राइसिस। भारत सरकार की देनदारी, भारत सरकार पे चढ़ा बहुत बड़ा कर्ज। सर 1947 से लेकर 2014 तक, यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें नहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो 40% था, मात्र 40%। आज गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इस देश में 90% छू रहा है सर, 90%। Raghav Chadda is not here. I just want to highlight that he said underestimated BE numbers and mismanagement of budgetary allocation. I thought I've addressed this, but I just want to highlight the fact again
that after the global financial crisis, 2008-9, 20% of the original budget came as supplementary demand for grants, 20% in 2008-2009. And after the COVID crisis in 2020-21, we have come up with a supplementary demand for grants for 19%, whereas what we have come out now is only 8% of the fiscal. He also, Honorable Member Raghav Chadha also said that, debt and total debt, outstanding debt for the central government. So central government debt, or the total liability of the central government, has actually been coming down since 2013-14 till we were hit by COVID. I just very quickly run down the numbers, sir. 2013-14, as a percentage of GDP, it was 51%. 14-15 saw it come down to 50.1, 50.2 the next year, 48.7 next year, 48.5 the next year, 49.0 the next year, which is 2018-19. But post-COVID, sir, it went up to 52.4, which was drastically brought down, 52.4, 61.6, but which was brought down to 58.7. It is coming down even as we speak. So we have been careful about the borrowing and also the liability of the central government. Sir, Member Raghav Chadha has also been saying things about inflation, and in a very colloquial and also very populist way, he said, what is Aadhaar card? You should actually be giving Udhar cards. And he also said, inflation, the wholesale inflation, WPI inflation is high and it is in double digit. Sir, he's a qualified accountant. Honorable member is a qualified accountant. I'm not one. So with my limitation, but I still want to present before him that he should kindly look into the numbers before he speaks. He's not here, unfortunately. Sir, at one point in time, during his Gujarat visits, the honorable member had mentioned that every person in Gujarat has a debt of 58,000 crores per capita, that is, every person. And the Gujarat government spends 38,000 crores on every person annually. Sir, unbelievable. I would like to request the honorable member to revisit his numbers. Similarly, he said WPI inflation is high and in double digit in India. If only he notices the press or the media reports, WPI inflation has come down to 21-month low of 5.85%, sir. Where is it in double digits? Wholesale food inflation is at 2.17%, sir. So, qualified accountants. So similarly, Udhar card, when you hear it as opposed to Aadhaar card, it's very appealing. But we should not mock the small borrowers who are going to the bank under Mudra loan, KCC, crop loans being taken, MSMEs are coming under ECLGS, and also Mudra, and also other small loans which many of the small business retail loans that they take. Is Aadhaar card helping them in the bank and then going and taking because their KYC gets established? We cannot afford to even for a moment mock at people who need that small assistance. And the government is making it far more transparent by giving them the Aadhaar card. The KYC is better enabled. So I appeal to the member to please look at the data that is laid on the table of the House here through his speech.